हाँ, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर कोई मित्र आ गए हैं फेसबुक लाइव पर राजपाल के इस पेज पर तो कृपया बताएं। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक है। तो हाँ, नमस्ते प्रभात सर, शशि भाई नमस्कार। भव्या आ गई हैं और विकास जी भी आ गए हैं। बहुत सारे मित्र आ गए हैं। वाह 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 सर, क्या बात है। प्रभात सर ने ये कह के मेरा हौसला बढ़ा दिया कि आवाज़ बुलंद है। वेरी गुड, मज़ा आ गया। तो अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मित्रों, मुझे कहा गया है कि मैं आज बात करूं गिनती की कहानियां विषय पर। तो गिनती की कहानियां से क्या मुराद हो सकती है? क्या कुछ खास तरह की गिनती की कहानियां? क्या अंकों से संबंधित कहानियां? क्या हो सकता है? बहरहाल बात अपनी शुरू करूं उससे पहले मैं एक आप लोगों को कहानी सुनाना चाहता हूं, एक छोटी सी कहानी। जी, सुधांशु जी नमस्ते। विजय जी आप सुन रहे हैं? अच्छा लग रहा है। मैं मानवेंद्र, गणपत, बिल्कुल मैं सबको देख पा रहा हूँ कि आप सब लोग आ गए हैं। तो मैं कहानी एक छोटी सी आपको सुनाता हूँ जो कि इन दिनों में जिसको सुनना आप सबको अच्छा लगेगा। बात ये हुई साहब कि एक बार बड़ा जोर का अकाल पड़ा। इतना जोर का अकाल पड़ा कि एक साल अकाल पड़ा, दूसरे साल अकाल पड़ा, तीसरे साल अकाल पड़ा और धरती पर कहीं पानी की बूंद तक न रही। लोग घबराने लगे, परेशान होने लगे, दुखी होने लगे। भगवान से जितनी प्रार्थनाएं की जा सकती थी कर ली गई, हार मान ली गई। पता नहीं क्या होगा हमारा, धरती बचेगी कि नहीं बचेगी, तमाम तरह की बातें। ऐसे में एक दिन शंकर पार्वती जी अपने भोले बाबा और मैया पार्वती आकाश मार्ग से निकल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक खेत में भयानक धूप में, जेठ का महीना है, लू चल रही है, पसीने से तरबतर एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है। तो भोले बाबा से रहा नहीं गया, वो नीचे उतरे और उन्होंने जाके पूछा कि उस किसान से पूछा कि भाई ये बताओ, तुम्हें इतनी गर्मी में तुम ये काम कर रहे हो और तुम देखो कहीं पानी का कोई बादल आकाश में नज़र नहीं आ रहा है, बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी तुम खेती का काम कर रहे हो, हल चला रहे हो खेत में, क्या चाहते हो? तो किसान ने जवाब दिया कि मैं कोई मुनाफे के लिए या इसीलिए थोड़ी हल चलाता हूँ कि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहे। मैं तो इसीलिए चला रहा हूँ हल कि हल चलाना मेरा काम है। शिवजी ने फिर समझाया कि ठीक है तुम्हारा काम है, लेकिन ये बताओ कि बारिश की तो कोई उम्मीद नहीं है, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान ने जवाब दिया, आप ठीक कह रहे हैं, बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं हल इसीलिए चला रहा हूँ कि मैं अपना काम भूल ना जाऊँ। भगवान अपना काम ठीक समय पर करे ना करे, मैं तो अपना काम ठीक समय पर करूँ। और दूसरा ये भी मैं देखना चाहता हूँ कि इतने साल से बारिश नहीं हुई है तो मैं हल चलाना भूल तो नहीं गया, मुझे अपना काम ठीक से आते रहना चाहिए। शंकर भगवान उसकी बात से बड़े खुश हुए। उनको लगा कि बात तो ठीक कह रहा है ये किसान। उनके झोले में एक शंख पड़ा हुआ था, उन्होंने कहा कि मैं भी शंख बजाता हूँ। पता नहीं मैं बजाना भूल गया कि नहीं, मुझे आता है कि याद है कि मैं भूल तो नहीं गया। तो उन्होंने निकाला अपने झोले में से शंख और बजाया। जैसे ही शंख बजाया, आकाश में बादल गरजने लगे, बिजलियाँ कड़कड़ाने लगी और बारिश हो गई। तो मित्रों, इन कोरोना के ख़राब दिनों में बारिश होगी, अच्छा मौसम आएगा, बारिश खुशियों की होगी, अच्छे दिन आएंगे, परेशानियां दूर होंगी। धरती पर फिर से हम सब लोग हंसी खुशी सारी बातचीत करेंगे, बाहर निकलेंगे। बीमारियों का, इन कोरोना वाले इस तमाम बीमारियों का झंझट ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। तो बात कहानी से मैंने बात शुरू की, कहानी पर ही बात ख़त्म करूँगा। बात ये करनी है कि गिनती की कहानियाँ। असल में ये बात शुरू हुई एक किताब से। किताब का शीर्षक है 1 2 3। आपको उल्टा दिख रहा होगा। ये किताब राजपाल एंड सन्स ने छापी है और इस किताब का संपादन मैंने किया है।
इस किताब को बनाने में एक बड़ा मज़ेदार आइडिया मेरे दिमाग में आया था, जिसको मैंने प्रकाशक से साझा किया और प्रकाशक ने खुश होकर सहमति दी। आइडिया ये आया कि हिंदी में कविताओं के बहुत चयन आप देखेंगे। बच्चन जी के ज़माने को याद करें, जब हिंद पॉकेट बुक और राजपाल और तमाम दूसरे प्रकाशक भी तरह तरह की वर्ष की प्रतिनिधि कविताएं, श्रेष्ठ प्रेम कविताएं, तरह तरह के संचयन छापा करते थे कविताओं के। खास तौर पर कहानियों में भी हुआ, लेकिन मैं जब पढ़ता था, मैं पीएचडी कर रहा था, उस ज़माने में वर्धा वाला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय नया नया बना था और मैं लगातार देखता था कि वहाँ के कुलपति अशोक वाजपेयी जी थे, वो अनूठे काम करते थे। उन्होंने एक आध्यात्म की कविताओं का चयन तैयार करवाया अंतरलोक नंदकिशोर आचार्य जी के संपादन में। फिर उन्होंने किन्हीं एक या दो लोगों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, क्षमा कीजिए उनका नाम ले रहा हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की किताब में जितनी कविताओं का उन्होंने जिक्र किया है, उन तमाम कविताओं को उन्होंने इकट्ठा करवाया और उसकी एक किताब बनाई। और तरह तरह की कविताओं के चयन उन्होंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से बनवाए और छपवाए और हम सब लोगों ने उनको देखा पढ़ा। तो मेरे मन में एक तकलीफ़ होती थी, एक शिकायत होती थी। वो शिकायत ये होती थी कि मैं तो कविता का वैसा पाठक नहीं हूँ जैसे कि अच्छे पाठक होते हैं। मैं कहानी पर काम कर रहा था, कहानी पर रिसर्च कर रहा था, कहानियाँ पढ़ना, कहानियों पर आलोचना समीक्षा लिखना मेरा काम था और मैं उसी में रमा हुआ था। तो मुझे ये शिकायत होती थी कि कहानियों के ऐसे संचयन क्यों नहीं है? क्या गांव पर लिखी हुई बहुत अच्छी कहानियाँ एक जगह मिल सकती हैं क्या? और ऐसे हजार विषय हो सकते हैं, किसी पर भी कोई भी इस तरह की चीज़ें बना सकता है। सबसे अच्छा काम मैं बीच में अपनी इस बात को रोककर याद करता हूँ, कमलेश्वर जी ने किया है। कमलेश्वर जी ने हिंदी कहानियों के जितने चयन बनाए हैं शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाए होंगे। राजेंद्र यादव जी ने कुछ अच्छे चयन बनाए हैं। एक दुनिया समानांतर उनका जो उनके द्वारा जो तैयार किया गया चयन है, जो कि नई कहानी आंदोलन की सबसे अच्छी कहानियों का एक चयन है, जिसको आज उतने ही चाव से पढ़ा जाता है जितना कि किसी मूल कहानी की पुस्तक को पढ़ा जाता है। तो बहरहाल मेरे मन में ये शिकायत रहती थी कि कहानियों के ऐसे चयन क्यों ना हो। तो उन दिनों में मैं बैठा बैठा इस तरीके की बातें सोचा करता था। मैं काम कर रहा था अपना रिसर्च का कहानियों पर, और जो विषय मैंने चुना था वो विषय था स्वयं प्रकाश जी की कहानियों से संबंधित। संयोग से, सौभाग्य से स्वयं प्रकाश जी उन दिनों चित्तौड़ में रहते थे। चित्तौड़, जहाँ से अभी मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं। मनोज भाई, मैं नमस्कार करता हूँ। रश्मि जी आपको भी, मीना जी, सुशील जी, माधव जी, सभी को। तो मैं बात कर रहा था अपने रिसर्च के दिनों की। तो जब चित्तौड़ में स्वयं प्रकाश जी रहते थे और मैं अक्सर हफ्ते में एक बार तो कम से कम जाता ही था उनके घर, तो मैंने अपना दुखड़ा उनके सामने रखा कि सर बताइए कहानियों के ऐसे चयन क्यों नहीं होते? तो स्वयं प्रकाश जी ने हंस के कहा कि तुम करो। मैंने कहा मैं करूँगा, छापेगा कौन? तो उन्होंने कहा अरे छपने की क्या जल्दी है, तुम अपने मन से, अपने विवेक से सोचो, तैयार करो, छप ही जाएंगे। आज नहीं छपेंगे तो कभी छप जाएंगे, 10 साल बाद छप जाएंगे, 20 साल बाद छप जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो मेरे मन में ये बात कहीं अटक गई। मेरे मन में ये आया कि हाँ, मुझे कुछ इस तरीके का काम करना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जिससे पाठकों की संख्या बढ़े, पाठक ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य के प्रति आकर्षित हों, पाठक ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य को पढ़ने के लिए लालायित हों, उत्साहित हों, तत्पर हों, उनकी रुचि पैदा हो। असल में होता यह है कि मैं उस दौर को भी याद करता हूँ जिन दिनों में मैं रिसर्च कर रहा था। हालांकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था, लेकिन हवा में प्रगतिशीलता का नशा बरकरार था। खराब कागज पर पत्रिकाएं छपती थी और लगभग सबको लगता था कि बस लाल किले पे लाल लाल होने ही वाला है। अब लाल किले पे लाल लाल हो ना हो, साहित्य को तो उससे कम नारेबाजी से तो बचाया ही जाना चाहिए। ऐसा मैं अब भी मानता हूँ, तब भी मानता था।
तो पाठक इन सब चीज़ों से खुश नहीं होते। पाठक को इन सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। उनको प्रेमचंद इसीलिए अच्छे नहीं लगते कि वो प्रगतिशीलता के सबसे बड़े वाहक हैं। उनको प्रेमचंद इसीलिए सबसे अच्छे लगते हैं कि प्रेमचंद उनकी बात करते हैं, उनके मन की बात करते हैं, उनके अंतर मन की बात करते हैं। पाठक को पढ़ते हुए लगता है कि हाँ, ये है वो कथाकार जो मैं जो सोचता हूँ ना, मेरे मन में जो मेरे साथ होता है ना, वैसा ये कहानीकार, ये कथाकार कह रहा है, या ये कथाकार वैसी बात लिख रहा है या लिख सकता है। इसीलिए उसको प्रेमचंद अच्छे लगते हैं, इसीलिए उसको फणीश्वर नाथ रेणु अच्छे लगते हैं, इसीलिए उसको रांगे राघव की कहानी गदल अच्छी लगती है, इसीलिए उसको स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, अरुण प्रकाश और दूसरे तमाम कहानीकार अच्छे लगते हैं, कवि भी अच्छे लगते हैं। तो मेरे मन में यही आता था कि भाई ऐसे चयन कहानियों के भी क्यों ना हो। तो साहब तब तो मैं यही कर सकता था कि अपने मन में आने वाली चीज़ों को कहीं नोट करके रख लूं। तो मैंने उस दौर में, मुझे याद आता है कि दो किताबें मैंने अपने मन में अपनी फाइलों में तैयार की थी। एक किताब थी कफन कहानी पर लिखे गए छोटे छोटे आलेखों की, जिनको मैंने एक साथ कर दिया था कि कभी कोई अगर प्रकाशक चाहेंगे तो उनको उनको मैं दे दूंगा और ये किताब बन सकेगी। और दूसरा गिनती की कहानियाँ। अब मैं गिनती की कहानियाँ क्या है उस पर आता हूँ। तो मेरे मन में एक खुराफात आई। जितेंद्र सर हंसेंगे कि मैं खुराफात का इस्तेमाल कर रहा हूँ। खुराफात जैसे शब्द का खुराफात ही है। आप अगर जो साथी सुन रहे हैं, जो मित्र और मेरे शिक्षक भी हैं, मैं देख रहा हूँ श्रोत्री सर, माधव हाड़ा जी मेरे जो गुरु हैं, वो सब लोग सुन रहे हैं। तो खुराफात मेरे मन में ये आई कि कुछ ऐसा किया जाए कि किताब देख के मज़ा आए। तो मज़ा ऐसा आया कि मैंने गिनती की कहानियाँ छांटी। गिनती की कहानियाँ कैसे, आप कहानियों के शीर्षक ध्यान से सुनिएगा। पहली कहानी का शीर्षक है एक टोकरी भर मिट्टी। दूसरी कहानी का शीर्षक है दो बैलों की कथा। तीसरी कहानी का शीर्षक है तीसरी कसम। चौथी कहानी चौथा हादसा। पांचवी कहानी पांचवा पराठा। छठी कहानी 6 आने का टिकट। सातवीं कहानी 7 कोठरी। आठवीं कहानी 8वां आश्चर्य। 9वीं कहानी 9 साल छोटी पत्नी। ममता जी नमस्ते, मैं देख रहा हूँ आप आ गई हैं। और 10वीं कहानी 10 दिन का अनशन। 11वीं कहानी, माफ़ कीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय। तो ये 11 कहानियाँ मैंने छांटी। तो जब मैंने ये अब पांडुलिपि मीरा जी के कहने से राजपाल एंड सन्स को दी, तो उन्होंने खुश होकर कहा कि अरे ये तो इन सब कहानियों में कोई समानता है क्या? मैंने कहा नहीं, किसी भी कहानी में कोई समानता नहीं है। ये केवल एक संयोग जैसी बात है कि इन सारी कहानियों के शीर्षक गिनती से शुरू होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहानियाँ हैं। 11 ही एक एक करके क्रमशः किसी अंक से शुरू होती है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि ये कहानियाँ हो, कुछ और भी कहानियाँ हो सकती थी। तो बहरहाल कहानियाँ ये इस तरह से पांडुलिपि तैयार हुई। मीरा जी ने इसको बड़ी रुचि से छापा और उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो ऐसा है कि एक बात ऐसे बनेगी नहीं, एक छोटी सी भूमिका लिख दो जिसमें इन कहानियों को चुनने का औचित्य और इन कहानियों के बारे में कुछ बातें हों। तो मैंने वो फिर कर दिया। कहानी की ये किताब बन गई और मुझे याद करके अच्छा लग रहा है कि 10 जनवरी 2018 को ये किताब छपकर आई थी। वो दिन इसीलिए मुझे याद है कि उसी दिन मेले में वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा था, विश्व पुस्तक मेला, उसमें ये किताब आई थी और संयोग और सौभाग्य से नामवर सिंह जी उस दिन मेले में आए थे। आप देख सकते हैं उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो हैं नामवर सिंह जी के हस्ताक्षर। विजय प्रकाश सिंह, संध्या जी और रचना जी, ये सब लोग नामवर जी को लेकर आए थे। नामवर जी ने मेरे आग्रह पर, मुझ पर ये कह सकता हूँ मैं कि मुझ पर उदारता दिखाते हुए उन्होंने 2 मिनट रुककर राजपाल के स्टॉल के बाहर ही इस किताब का लोकार्पण जैसा कुछ किया था। लीलाधर मंडलोई जी भी थे और भी अनेक लोग थे। और इस तरह से ये किताब आई और पाठकों तक पहुंची। एक और मज़ेदार बात हुई मेले में, जब ये किताब आई, लोकार्पण हो गया, लोकार्पण तो क्या कहिए, लेकिन हाँ नामवर जी का हाथ लग गया। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे समय के एक बड़े विद्वान, बड़े आदरणीय आलोचक ने इसको देखा, उन्होंने सराहा, शाबाशी दी, और क्या चाहिए, पाठकों को पसंद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है।
तो मेले में ही एक दिन ये हुआ कि बाबू प्रवीण कुमार जो हैं छबीला रंगबाज का शहर नाम की किताब लिखने वाले प्रसिद्ध कथाकार, वो एक दिन अपने गुरु और अपने अभिभावक तुल्य सुधीश पचौरी सर को लेकर आए। तो उनको वो राजपाल के स्टॉल पर भी लेके आए। संयोग से मैं भी उस समय वहीं था, तो मैंने भी नमस्कार किया और मैंने कहा कि सर एक किताब मेरी भी आई है। तो उन्होंने कहा बताओ बताओ। तो मैंने कहा कि सर ये किताब है 1 2 3। तो उन्होंने कहा अरे इसमें क्या है। तो मैंने कहा कि सर इसमें इस तरह से मैंने कहानियाँ एक जगह इकट्ठी कर दी हैं। तो बड़े खुश हुए, बोले कि अरे ये तुमने 11 तक क्यों रोक दिया, इसको 25 तक ले जाओ। मैंने कहा जी सर मुझे याद है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है 25 चौका 150, मैं उसको भी लेना चाहता था, लेकिन फिर 25 में तो किताब बहुत मोटी हो जाती और फिर ये प्रकाशक छापे ना छापे, और फिर इनको ये भी देखना होता है ना कि किताब का साइज और दाम सब इस तरह से हो कि पाठक उसको ले भी पाए। अब कोई लाइब्रेरी में तो सजानी नहीं है। तो सर ने कहा कि अरे मैं कहता हूँ तुम्हारे प्रकाशक को कि इसका दूसरा भाग भी अगर पल्लव बनाए तो ज़रूर छाप दें। मैंने कहा सर आप सिफारिश कर दीजिए, अगर ये लोग चाहेंगे और ये लोग अनुमति देंगे और ये लोग पसंद करेंगे और अगर पाठक इस किताब को कबूल करेंगे तो हम इसका दूसरा भाग भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहरहाल ये 2 किस्से मुझे इस किताब के लोकार्पण या इस किताब के आने के दौरान के याद आए, तो मैंने आपसे शेयर किए। तो अब मैं इन किताब की कहानियों पर आता हूँ और 1 2 बातें और भी मैं कहता हूँ। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ जो जहाँ मैंने बात शुरू की थी कि हिंदी कहानी के ऐसे बहुत ज़्यादा चयन नहीं है। इस बात को मैं फिर अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट करते हुए कहता हूँ कि हिंदी कहानियों के चयन तो कई सारे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कमलेश्वर की कहानियों का कमलेश्वर के द्वारा संपादित की गई ऐसे कुछ चयनों का जिक्र किया था। उन्होंने भारतीय भाषाओं की अनेक भारतीय भाषाओं की कहानियों को इकट्ठा किया, जैसे जो मुझे याद आ रही है सिंधी की है, पंजाबी की है, उर्दू की है, मलयालम की है, और उनको उन्होंने कोई 10-12 खंडों में उन्होंने संपादित करके छपवाया। उन्होंने अब मुझे याद आता है कि साहित्य अकेडमी के लिए भी इस तरीके का एक बड़ा काम किया, जिसमें उन्होंने हिंदी की पहली कहानी से जब तक वे थे तब तक की यानी कि लगभग 100 साल की कहानियों का एक दस्तावेजी काम जैसा उन्होंने 4 या 5 खंडों में उन्होंने छपवाया। और भी उन्होंने अनेक इस तरीके के चयन बनाए थे, तैयार किए थे, और वो छपे और पाठकों ने उनको पसंद किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसी विविधता, जैसी मौलिकता, जैसा नयापन मैं देखता हूँ कि कविताओं की दुनिया में देखने को मिलता है, वैसा कहानी के क्षेत्र में नहीं है। जबकि कहानी के पाठक कम ज़्यादा भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहानी को पसंद करने वाले पाठकों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। उसका कारण ये है कि ये एक ऐसी विधा है जो अपनी प्रकृति में ही पाठक धर्मी है। कविता पर आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि वो पाठक को समझ में क्यों नहीं आ रही है, लेकिन कहानी पर अगर ऐसा आरोप लगता है तो कहानीकार को सोचना पड़ता है। ये कहानीकार के लिए एक शिकायत जैसी बात होती है कि कहानी तो, क्योंकि इसका उत्तर भी मैं थोड़ा सा पीछे जाके ढूंढता हूँ। पीछे जाने पर एक किस्सा और सुनाता हूँ। पीछे जाने पर का किस्सा बड़ा मज़ेदार है। बात यह है कि भीष्म पर एक बहुत अच्छा निबंध लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उन्होंने एक निबंध लिखा है भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। उस निबंध में द्विवेदी जी ये कहते हैं, उसमें किस्सा ये है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को एक सुबह घूमते हुए शांति निकेतन में प्रातःकालीन भ्रमण के दौरान गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के दर्शन हो गए। तो बड़े खुश हुए द्विवेदी जी कि आज तो सुबह सुबह गुरुदेव के दर्शन हो गए, आज भाग्य प्रसन्न है। तो उन्होंने नमस्कार वगैरह हुआ। फिर द्विवेदी जी को छेड़ते हुए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पूछा कि ये बताइए कि आपने कभी विचार किया है कि भीष्म को अवतार क्यों नहीं माना गया। तो द्विवेदी जी ने कहा कि द्विवेदी जी इसका कोई उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने वो संकोच और विचार में पड़ गए और उन्होंने वहाँ लिखा है निबंध में कि मैं अपने न सोच पाने की शक्ति पर लज्जित हो रहा था। तो खुद ही उत्तर दिया कुछ रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। और फिर जब निबंध लिखते हैं द्विवेदी जी तो उसमें लिखते हैं अत्रापि इतिहासम उदाहरणम, यानी कि इस बात का भी उदाहरण इतिहास में मिलता है। तो मेरी इस बात का भी एक उदाहरण मैं इतिहास में खोजने की कोशिश करता हूँ। कहानी का उदाहरण इतिहास में यह है
कि जब कहानी आलोचना की ठीक ठाक शुरुआत नहीं हुई थी, कहानी आलोचना जैसी चीज़ नहीं थी हिंदी में बहुत ज़्यादा, तब हमारे देश के सबसे बड़े आलोचकों में से एक रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद पर किताब लिखी थी, प्रेमचंद और उनका युग। उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, वो ये कि कहानी कहना सुनना मनुष्य का स्वभाव है। अब जिस बात के लिए रामविलास जी जैसा मूर्धन्य आलोचक ये कह रहा है कि कहानी कहना सुनना मनुष्य का बुनियादी स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, तो वही मनुष्य का स्वभाव तो स्वाभाविक ही होना चाहिए। गढ़ा हुआ, कृत्रिम, नकली, क्लिष्ट, पसीना आए जैसा, अरे भाई कोई कोर्स की किताब पढ़ के परीक्षा थोड़ी देनी है जो हम कहानी पढ़ेंगे। अगर कहानी पढ़ के हमें मज़ा ना आया, कहानी हमको अच्छी ना लगे, हमको समझ में ना आए, तो हम कहानी क्यों पढ़ें? कोई इम्तिहान थोड़ी पास करना है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि कविता के बारे में तो मैं नहीं कहता, क्योंकि कविता थोड़ी बड़ी विधा है, पुरानी विधा है। कविता दुनिया की सबसे पुरानी विधा है और सबसे बारीक विधा भी है साहित्य की दुनिया में। लेकिन कहानी पर उतना कहानी को जकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहानी का मामला मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा जनधर्मी है, जनता को ध्यान में रखकर, जनता को समझ में आए, जनता के मन में आए, उस तरीके की जनता को समझ में आए वैसी कहानी होनी चाहिए। आशीष तिवारी ने अभी भी सवाल किया है, क्या इन अंकों के आधार पर कहानियों का संकलन की उपयोगिता पर प्रश्न नहीं उठा सकता? यह केवल शीर्षक की रोचकता के लिए तो नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल सवाल तो किए ही जाने चाहिए। कोई भी काम अंतिम नहीं होता, कोई भी काम 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, बार बार होना चाहिए। वो प्रेमचंद के उपन्यास में एक जिक्र आता है ना, रंगभूमि या किसी एक उपन्यास में, कि अगर उन्होंने हमारा घर तोड़ दिया तो वो बच्चे को उसके पिताजी जवाब देते कि हम फिर बनाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर तोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा हम फिर बनाएंगे। तो हम हजार बार हम काम करेंगे। ये पहला चयन नहीं है, ना आखिरी। इस तरीके के चयन बनते रहे हैं, आगे और बनेंगे। बिल्कुल सवाल किए जाने चाहिए। बहरहाल, मैं कहानियों पर बात करते हुए आपको किताब में से जो, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि गिनती की कहानियाँ, मतलब अंकों से शुरू होने वाली ये कहानियाँ हैं। तो अंकों से शुरू होने वाली इन कहानियों को, जैसा कि मैंने बताया था, पहली कहानी थी माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। आप अगर जो पुराने पाठक हैं, जो कि हिंदी साहित्य के अच्छे जानकार हैं, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, अध्येता रहे हैं, वो तो उन लोगों ने तो सबने पढ़ी है। लेकिन जो सामान्य पाठक है, हो सकता है उनमें से अनेक लोगों ने न पढ़ी हो। तो उन ऐसे पाठकों के लिए मैं बता दूं कि हिंदी कहानी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। हाँ, कहानी का इतिहास बहुत पुराना है, भारत में कहानी बहुत पुरानी चीज़ है। लेकिन जिस कहानी को आज हम हिंदी कहानी कहते हैं, मॉडर्न कहानी कहते हैं, मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, हिंदी कहानी कहते हैं, वो एकदम नई चीज़ है। इन दोनों बातों को समझ लेना चाहिए। कहानी तो पुरानी है। जो मैंने आपको शुरू में कहानी सुनाई थी विजयदान देथा की, बिज्जी की लिखी हुई, जो कि संभवतः किसी लोक कथा से इंस्पायर्ड है। लोक कथा के उन्होंने पुनर्रचना की है। और हमारे यहाँ, हमारे देश में जहाँ इतने सारे पुराण लिखे गए, उनमें कहानियाँ, ढेर सारी कहानियाँ हैं। और पंचतंत्र, हितोपदेश, तरह तरह की कहानियाँ हमारे देश में लिखी गई हैं। लेकिन ये सब मॉडर्न स्टोरी नहीं है। मॉडर्न स्टोरी क्या है, मॉडर्न स्टोरी और पुरानी कहानी में क्या फ़र्क है, इस पर कभी विस्तार से बात की जानी चाहिए। माधवराव सप्रे हिंदी के प्रारंभिक कहानीकार हैं। यानी कि मैं याद करता हूँ 1890 के आसपास से इनकी कहानियाँ मिलना शुरू होती है। और उनकी ये शुरुआती कहानी है जो जिनको हिंदी की प्रारंभिक कहानी के रूप में लोग याद करते हैं। जी रश्मि जी, मैंने भूमिका लिखी है, छोटी सी है। आप अगर किताब कभी आपके हाथ लगे तो आप पढ़िएगा। और मनोज जी, आप ठीक कह रहे हैं, भोपाल से ही थे सप्रे जी, लेकिन पूरे देश के थे। आप बिल्कुल भोपाल का पहला हक है, लेकिन हमारा भी थोड़ा सा तो हक है। आप पूरी हिंदी की धरोहर हैं माधवराव सप्रे, और बहुत बड़े पत्रकार जिनको याद करना चाहिए। तो एक टोकरी भर मिट्टी में क्या है, मैं ज़रा सी बात करता हूँ उस कहानी पर। इस कहानी में एक जमींदार का दृष्टांत है। हाँ, ये भी एक बात यहाँ इस कहानी के साथ में एक विवाद या एक बहस होती है कि क्या कहानी को
हितोपदेश करने वाला होना चाहिए, नैतिक सलाह देने वाला होना चाहिए, उनको कहानी को क्या कुछ सीख देने वाला होना चाहिए। ये सब बहसें भी हिंदी में लगातार बाद में हुई। बिल्कुल संस्कृत साहित्य में कथा सरित सागर जैसी महान किताब लिखी गई है, महान किताब हमारी परंपरा में है। अंबिका दत्त जी मुझे याद दिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंकुर जी, मेरा नाम पल्लव है। मैं दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ और कहानियों और गद्य पर कुछ लिखता रहता हूँ। यहाँ एक किताब है जिसका शीर्षक है 1 2 3। इसके बहाने मैं कुछ कहानियों पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहरहाल, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में क्या था? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में ये था कि एक जमींदार है। एक जमींदार का बहुत बड़ा अहाता है, बंगला है। उस अहाते से लगी हुई एक बुढ़िया की छोटी सी झोंपड़ी है। बुढ़िया ऐसी है जिसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और शायद एक छोटा पोता या घर में कोई छोटा बच्चा है। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। उस झोंपड़ी को जमींदार साहब अपने मकान में, अपने परिसर में शामिल कर लेना चाहते हैं, उस झोंपड़ी को हटाकर उस जमीन को। तो साहब बड़ा कश्मकश होता है। बुढ़िया गिड़गिड़ाती है कि मेरा घर मत तोड़िए, आपका क्या है, आप इतने बड़े हैं। बहरहाल वो नहीं मानता है, झोंपड़ी उसकी टूटने लगती है। तो इससे पहले वो विधवा कहती है कि मुझे इस झोंपड़ी से एक चीज़ ले जाने दीजिए। तो वो कहती है, वो जमींदार कहता है कि जमींदार, मैं अग्रवाल साहब आपकी बात पर मैं आऊँगा, मैं पहले कहानी पर बात पूरी कर लूँ। कहती है कि आप इसमें से एक टोकरी भर मिट्टी मुझे ले जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मुझे याद, मेरे घर की एक याद तो मेरे साथ रहे। तो वो जमींदार आज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं। वो टोकरी मिट्टी की से वो टोकरी भर लेती है। लेकिन वो कहती है जमींदार को कि मुझसे उठ नहीं रही है, आप थोड़ी उठवा दीजिए। जैसे ही जमींदार उस टोकरी को हाथ लगाते हैं और वो देखते हैं कि वो इतनी भारी है कि उनसे भी नहीं उठती, तो यह और वो फिर कहते हैं नहीं, ये टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जादुई यथार्थवाद, जो कि हिंदी में पंकज बिष्ट और उदय प्रकाश जी की कहानियों से जिसकी चर्चा शुरू हुई थी अभी 90 के आसपास, ये हमारे देश का पुराना जादुई यथार्थवाद है। और मैं स्वयं प्रकाश जी की बात को याद करता हूँ, जो ये कहते थे कि जिस देश में 18 पुराण लिखे गए हों, जिस देश में तोता और मैना की जोड़ी बनती हो, जिस देश में पेड़ गाते हों और बुलबुलें कहानियाँ सुनाती हो, वहाँ जादुई यथार्थवाद को हम समझें कि कोई अनोखी चीज़ हो गई है, तो ये कैसी बात है। तो हिंदी की ये शुरुआती कहानी है और ये जादुई यथार्थवाद जैसी ही बात है कि उससे वो टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं गई। तो पहली कहानी ये थी। दूसरी कहानी पर मैं आता हूँ। इससे पहले दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी ने एक कमेंट किया था कि हिंदी की उन्होंने ये कहा था कि मुझे एक शरारत सूझी है, तुम्हारी इस चर्चा को सुनते हुए एक शैतानी सूझ रही है, एक संकलन तैयार किया जाए जिसका शीर्षक हो हिंदी की महाबोर कहानियाँ। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए सर। और बाबू प्रवीण कुमार भी सुन रहे हैं और आ गए हैं, मैं देख रहा हूँ। प्रवीण कुमार के लिए ये चेतावनी है कि कहीं उनकी कहानी भी इस संकलन में ले न लें अग्रवाल साहब। हालांकि वो बहुत मज़ेदार कहानियाँ लिखते हैं, रोचक कहानियाँ लिखते हैं। तो कहानी, ऐसा संकलन निश्चित रूप से बनाया जाना चाहिए, बनाया जा सकता है, लेकिन कम से कम वो प्रकाशक तो इसको नहीं छापेगा जो पाठकों का ध्यान रखता हो, जिसको पाठकों का ध्यान रखना, जिसको अपने छापने की पहली शर्त लगती हो। हाँ, कोई अकादमी, कोई यूनिवर्सिटी, कोई सेठ जी, कोई संगठन, कोई आशीर्वादी लाल मदद कर दे, छप जाए तो कोई हर्ज नहीं है। उसे ऐसा भी एक चयन होना चाहिए जिसमें हिंदी की महाबोर कहानियाँ एक साथ आ जाए, ताकि मेरे सर कह रहे हैं कि उनको पढ़ेगा कौन? सर कोई ना पढ़े। वो हमारे यहाँ देहात के बच्चे जब
पीएचडी करने आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि तो वो रिसर्च बोलना नहीं जानते, वो रिसर्च कहते हैं, तो रिसर्च में काम आएगा। अब उनको जो जो चरे या जो देखे उसका भाग्य, अपना अपना भाग्य। बहरहाल, तो मित्रों, किताब की दूसरी कहानी पर मैं आता हूँ। दूसरी कहानी नहीं प्रवीण जी, ये बिल्कुल गलत बात है। बनास जन्म में ऐसी बोर कहानियों के लिए कोई जगह नहीं है। आपकी ये शरारत अस्वीकार है। मुझे कहानी पर बात करने दीजिए। अगली कहानी है प्रेमचंद की। देखिए, पहली कहानी मैंने हिंदी के प्रारंभिक कहानीकारों में से एक कहानीकार की चुनी थी, एक टोकरी भर मिट्टी। दूसरी कहानी है दो बैलों की कथा। प्रेमचंद की कहानी है, सब लोगों ने पढ़ी है, उसको पसंद करते हैं। दो बैल हैं, उनके साथ क्या होता है और वो कैसे उनको कैद किया जाता है, कैसे वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं और दूसरे अपने साथी पशुओं को भी वो उस लड़ाई से उस कैद से छुड़ाते हैं। मज़ेदार कहानी है, रोचक कहानी है। और कहने को या इसकी एक व्याख्या ये हो सकती है कि ये कहानी असल में आज गुलाम हिंदुस्तान के दौर में आज़ादी की बात किसी सूत्र रूप में कहने वाली थी। लेकिन मैं इस कहानी का एक दूसरा प्रसंग देखता हूँ, एक दूसरा पार्ट देखता हूँ जो मुझे ज़्यादा रुचिकर लगता है। और वो रुचिकर प्रसंग ये है कि मनुष्य और पशुओं का जो आदिम संबंध है। देखिए, मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में गाय, बैल, कुत्ता, बकरी, मुर्गा, मछली, सारे जानवरों का क्या योगदान है, इस पर वैज्ञानिकों ने भी बात की है और समाज वैज्ञानिकों ने भी बात की है, तमाम लोगों ने बात की है। लेकिन साहित्य ने भी की है, और साहित्य ने जो बात की है उसको भूलना नहीं चाहिए। प्रेमचंद की कहानी में भी आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं, दोनों बैल अपने मालिकों का भला सोच रहे हैं और क्या क्या बात कर रहे हैं। आप अद्भुत कहानी है, मौका लगे तो इस कहानी को जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ, हीरा मोती घनश्याम, सही आपने याद दिलाया, हीरा और मोती की कहानी है। अगली कहानी जो है तीसरी कसम। मैं मित्रों ये कहना चाहता हूँ, तीसरे नंबर पर जो कहानी है तीसरी कसम के अलावा कोई कहानी हो ही नहीं सकती थी। हो सकती है हिंदी की सबसे 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 ज़्यादा प्यार की जाने वाली कहानी, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिला। प्यार दूसरी कहानियों को भी खूब मिला है, लेकिन तीसरी कसम को जो जैसा प्यार मिला है, जैसे कुछ मुझे याद आता है कि होंगे हजारों गालिब, हजारों मोमिन, और कौन कौन नहीं हुए होंगे, लेकिन मीर तो मीर है साहब। वैसे ही तीसरी कसम तो तीसरी कसम है। तीसरी कसम में भी बैल हैं और वो भी हर बात पर कान हिलाकर जवाब देते हैं, हुंकारा भरने जैसा काम करते हैं। और हमारा हीरामन लगातार उनसे बात करता रहता है कि हाँ, इस बाएं के पेट में तो शैतानी भरी है। और आखिर में क्या कहता है वो तो आपको याद ही होगा। उस आखिर वाली बात को मैं आखिर में लूँगा। पहले एक छोटा सा रोचक किस्सा इस तीसरी कसम कहानी से भी आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल प्रवीण सर, तीसरी कसम जैसा कोई नहीं है। तीसरी कसम पर बार बार बात की जानी चाहिए। तो हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है और हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया है कि डर भय की तो कोई बात ही नहीं उठती है मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। बात यह है कि दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और उनको हीरामन के प्रस्ताव पर हीराबाई ने आग्रह किया कि हाँ, कहानी सुनाओ। तो और कहती है कि गीत भी सुनाओ। तो हीरामन का द्वंद्व है, कौन गीत गाए वह। हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन। वह बोला, अच्छा, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। मित्रों, ध्यान दीजिए इस वाक्य पर। मैं इस वाक्य को बहुत महत्वपूर्ण वाक्य मानता हूँ। इसमें गीत भी है और कथा भी। हाँ, कहानी वैसी होनी चाहिए जिसके अंदर गीत जैसा आनंद मिले और कथा का सुख हो ही हो। अगर गीत और कथा दोनों का स्वाद न मिला होता तो तीसरी कसम कैसे तीसरी कसम बनती। बिल्कुल नहीं बन सकती थी। तीसरी कसम अद्भुत कहानी है, बार बार पढ़ने लायक कहानी है। और भूलना नहीं चाहिए कि जब इस कहानी पर फिल्म बनी तो राज कपूर और वहीदा रहमान ने अपनी एक्टिंग से इस कहानी को अमर कर दिया। इस कहानी को उन पाठकों तक, उन दर्शकों तक, उन लाखों लोगों तक भी वो ले गए जो कभी किताब नहीं पढ़ पाते या जिनको किताब पढ़ना जिनके लिए मयस्सर नहीं है। उन सब लोगों तक भी वो इस कहानी को ले गए और फिल्म भी ऐसी बनाई कि कोई एक
राई जितनी उन्होंने कहानी से अलग बनाने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल कहानी का पालन करते हुए, कोई बेईमानी नहीं की, कोई बम्बैया फार्मूला नहीं लगाने दिया। जानकार लोग जानते हैं, प्रवीण जी ने एक लेख भी लिखा है इस कहानी पर, जिसमें और दूसरे लोगों ने भी, तमाम लोगों ने, उसमें हमको पढ़ने को मिलता है। भारत यायावर जी के हवाले से मैं याद करता हूँ, रेणु रचनावली में वो सारे प्रसंग हैं कि वितरकों का दबाव था फिल्म बन जाने के बाद में कि इसको अंत में वहीदा रहमान और राज कपूर यानी कि हीरामन और हीराबाई को मिलवा दो, लेकिन शैलेंद्र अड़ गए कि मैं मुंबईया फिल्म नहीं बना रहा हूँ, मुंबईया फिल्म ही बनानी होती तो मैं तीसरी कसम जैसी कहानी का चुनाव क्यों करता। अंत में फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई, नहीं चल पाई। लेकिन आज ज़माना याद करता है कि फ्लॉप भले ही हुई हो, लेकिन वो फिल्म हिंदी फिल्म के इतिहास का भी एक यादगार है। और बिल्कुल डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने बिल्कुल ठीक याद दिलाया। लेकिन डॉक्टर साहब एक गलत बात आप बता रहे हैं। तीसरी कसम का असली नाम ये था तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, न कि तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। हमारे आपके सबके आदरणीय राजेंद्र यादव जो थे, उन्होंने एक शरारत की, और वो शरारत ये की कि जब एक दुनिया समानांतर संचयन बनाया तो उसमें पता नहीं क्यों उन्होंने तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम को बदलकर तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कर दिया। उनको उर्फ से ज़्यादा प्रेम रहा होगा, जो भी कोई कारण रहा हो। लेकिन मैं इस बात को मैं बात भारत भाई यायावर जी के हवाले से कह रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। कहानीकार के लिखे हुए में हमको एक शब्द बदलने की भी इजाज़त नहीं है, और कम से कम शीर्षक के साथ तो ऐसी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो स्वयं प्रकाश जी ने एक लेख लिखा है इस कहानी पर, उसमें उन्होंने ये बात बार बार उनकी थियरी दूसरी है। उन्होंने एक दूसरा पार्ट किया इस कहानी का कि प्रेम कहानी तो सबको दिखाई ही देती है, प्रेम की बात तो है ही है, बहुत रोचक है, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी है, वो सब है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये वैसी प्रेम कहानी नहीं है, ये केवल प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये संबंधों में आ गए बाजार की कहानी है, जिसको हम तब परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व के नाम से व्याख्यायित करते थे नई कहानी के ज़माने में। तो कहानी के अंत में, जब मैं बैलों की बात से मैंने शुरू किया था ना, 2 बैलों की कथा, तो कहानी के अंत में हीरामन का किस्सा सुना के इस कहानी की चर्चा खत्म करता हूँ। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की तरफ, क्षमा कीजिए, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो। दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। तो ये कहानी है मारे गए गुलफाम। इस कहानी को पढ़ना, बार बार पढ़ना, हिंदी की संपन्नता को पहचानना है। एक एक शब्द, एक एक वाक्य आप अगर देखें तो अर्थ गर्भा है। संकेतों में रेणु ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं, और भारतीय देहात के आदमी का जैसा तेजस्वी चरित्र, जैसा तेजस्वी चित्र रेणु अपनी कहानियों में खींचते हैं। प्रेमचंद के यहाँ है, लेकिन भूलिए नहीं कि रेणु के यहाँ, प्रेमचंद के यहाँ संभवतः न मिले, रेणु के यहाँ जाति भी मिलती है, और उस जाति और मनुष्य की तेजस्विता के एक साथ दर्शन करवाने वाले फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अनेक किस्से हैं, वो विस्तार से बात करने का अभी यहाँ अवकाश नहीं है। चौथी कहानी पर चलता हूँ, चौथा हादसा। और मित्रों, ये मेरी पसंदीदा कहानी है। इस कहानी को जब मैं स्वयं प्रकाश जी की कहानियों पर रिसर्च कर रहा था तो मैं बार बार पढ़ता था उनकी कहानियाँ, और मुझे बड़ा मज़ा आता था। उनके घर जाके भी कहानियों पर बात करता था। इस कहानी पर बात करने से पहले एक आपको रोचक बात याद दिलाता हूँ। पहल ने, मेरा ऐसा अनुमान है कि 1985 के आसपास, 85-87 के आसपास एक लंबा इंटरव्यू पुस्तिकाकार छापा था, कहानी आज की कहानी। नामवर सिंह से किन्हीं एक सज्जन ने इंटरव्यू लिया था, डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी याद दिला सकते हैं। और लंबा इंटरव्यू था जिसके अंदर उन्होंने उस दौर के महत्वपूर्ण कहानीकारों, कहानी की प्रवृत्तियों और महत्वपूर्ण कहानियों पर चर्चा की थी। उस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को लक्षित किया था कि संभवतः ये पहली कहानी है जिसके अंदर कहानीकार अब ऐसे पात्रों का नाम ले रहा है जिनको हम सब लोग जानते हैं। इस कहानी में 4 पात्र हैं, नहीं पात्र तो और भी हो सकते हैं, लेकिन कहानी के अंत में 4 लोग आते हैं, नंदू, पारस, रामबख्श और हबीब। इन चारों लोगों को आप जानते हैं। 5 लोग आते हैं, बल्कि 5वां वाचक है जो अपना नाम नहीं ले रहा है, स्वयं प्रकाश। नंदू यानी नंद भारद्वाज, पारस यानी पारस अरोड़ा जो नहीं रहे, अब जोधपुर में रहते थे,
राम बख्श, जिनको हम सब जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते रहे हैं, हमारे सबके प्रिय डॉक्टर राम बख्श, और हबीब कैफ़ी, हबीब यानी हबीब कैफ़ी, जो कि जोधपुर में रहते हैं, जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार। तो इस कहानी में ये चारों अपने नाम से आए हैं। और कहानी का बाद में, ये बहुत बाद में 90-2000 के बीच में ये सब विवाद हुए, जब कहानीकारों ने लोगों के नाम पर या लोगों के नाम को विकृत करके कहानियाँ लिखी और उनको लेकर तरह तरह के विवाद हुए, बुरी बातें हुई। उन सब में हम क्यों जाएं, हम तो अच्छी बात अच्छी बात करें, अच्छी बातों की बड़ी ज़रूरत है। तो इस कहानी का एक रोचक किस्सा आपको सुनाता हूँ। कहानी यह है कि साहब, जो हमारा वाचक है कहानी का, जिसने अपना नाम भी बता दिया है, स्वयं प्रकाश, उसने दाढ़ी रख ली है। हाँ, सुरेश पांडे ने की थी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पहल की बातचीत सुरेश पांडे ने की थी, बिल्कुल सर। तो चौथा हादसा कहानी में जो नरेटर हैं स्वयं प्रकाश, वो उन्होंने, ये कहानी ये है कि उन्होंने एक बार दाढ़ी बढ़ा ली और जैसलमेर नाम के एक शहर में वो रहने लगे। और उस दाढ़ी को बढ़ाने के बाद में क्या क्या हुआ, वो सब इस कहानी में उन्होंने दर्ज किया है। मार दूंगी चक्कू सलाम, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। तो सारे किस्से 4 हादसे हुए कहानीकार के साथ, पहला हादसा, दूसरा हादसा, तीसरा हादसा, चौथा हादसा। मैं केवल आपको दूसरा हादसा सुनाऊंगा, सारे हादसे आप पढ़िएगा। दूसरा हादसा घर पर हुआ। घर पर मैं लुंगी कुर्ता पहने बैठा रहता था और गालिब भाई और मीर भाई की गजलें दहाड़ता रहता था। मेरा मकान सुनारों की गली में था, पीछे सिलावटों का मोहल्ला था। सिलावट यानी पत्थर का काम करने वाले मुसलमान मजदूर कारीगर। पड़ोस में एक नौजवान लेक्चरर रहते थे जो मुझे बड़े मियाँ, बरखुरदार वगैरह कहते रहते थे। अच्छी बात नहीं है कहानी में लोगों को की पहचान करना, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूँ कि ये दुर्गेश मामा साहब मेरे मामा हैं, देख रहे हैं। कैलाश जोशी थे मामा साहब आपके और हमारे सबके आदरणीय स्वर्गीय कैलाश जोशी, जो कि उन दिनों जैसलमेर में स्वयं प्रकाश जी के पड़ोसी थे। तो कहानी यह है, सिलावट यानी पत्थर का काम करने वाले मुसलमान मजदूर कारीगर। पड़ोस में एक नौजवान लेक्चरर रहते थे जो मुझे बड़े मियाँ, बरखुरदार वगैरह कहते रहते थे। बाद में हम साथ खाना बनाने लगे। पीछे सिलावटों के मोहल्ले की चक्की पर ही हमारा अनाज पिसता था। वहाँ एक मीट की दुकान भी थी जहाँ से हर इतवार हम मीट लाकर पकाते थे। वहाँ खूब सारी जवान, गद्दर और गरीब लड़कियाँ थीं जो हमें आकर्षित करने के लिए क्या क्या जतन नहीं करती थी। खैर, एक दिन मैं बैठा था, एक साहब आए, रमजान मियाँ उनका नाम है, मकानों के ठेकेदार हैं। कहने लगे, शाम को क्या प्रोग्राम है। ध्यान दीजिए, स्वयं प्रकाश वाक्यों में जो व्यंजनाएं करते हैं वो अद्भुत होती हैं। शाम को क्या प्रोग्राम है, प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम। मैंने कहा कुछ नहीं। बोले शाम को वाज है, चलना। मैंने कहा चलो भाई, चलेंगे, ज्ञान की बातें भी सुन लेंगे और यह भी देख लेंगे कि वह वाइज ससुरा होता कैसा है जिसकी शायरों ने इतनी बुराई की है। मैं कक्षा में कभी कभी मौका आता है तो मैं सुनाता हूँ, ए वाइज नादा करता है तू एक कयामत का चर्चा, यहाँ रोज़ निगाहें मिलती है और रोज़ कयामत होती है। तो वो निगाहों को लेकर मैं कुछ कभी कहानी कविता पढ़ाते वक्त कोई आँखों का जिक्र आ जाता है तो ये शेर सुना देता हूँ। तो वाइज को शायरों ने खूब कोसा है। तो बहरहाल कहानी में स्वयं प्रकाश लिख रहे हैं कि चलो भाई, चलेंगे, ज्ञान की बातें भी सुन लेंगे और यह भी देख लेंगे कि यह वाइज ससुरा होता कैसा है जिसकी शायरों ने इतनी बुराई की है। लेकिन शाम को वाज में पहुंचने से पहले ही रमजान मियाँ अपनी बेटी के बारे में मेरी राय और वालिद साहब का नाम, पता, ठिकाना पूछने लगे। राय तो उनकी बेटी के बारे में मेरी खैर ठीक ही थी, पर वालिद साहब का नाम सुनकर उनके हाथों के तोते उड़ गए। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि पिताजी का नाम सुनकर कभी किसी को इतना सदमा पहुंचेगा। बाकी उनकी बेटी और दूसरियों पर क्या गुजरी पता नहीं। तो कहानी बड़ी मज़ेदार है। कहानी का अंत जो कि चौथा हादसा है, जो कि मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, लेकिन नंद भारद्वाज जी आ गए हैं जो कि इस कहानी के एक पात्र हैं। जो वो कभी मैं उनसे कहूँगा कि वो इस कहानी हमको सबको सुनाए। तो वो बस इतना सा मैं एक वाक्य सुना देता हूँ। जब हबीब कहता है, हबीब चुप हो जाता है और गंभीर हो जाता है तो सब हंसते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या हुआ हबीब। तो हबीब से पूछते हैं तो हबीब उठते हुए बोला, बेटा नंदू, ऐलान कर दो कि हमें कुछ नहीं हुआ, ऐलान कर दो कि हम सिर्फ पिक्चर के बारे में सोच रहे थे।
ऐलान कर दो कि हिंदुस्तान सिर्फ तुम्हारे बाप का नहीं है, वह हमारे बाप का भी है। धैंग दमादम 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 जी। तो ये तो कहानी हुई चौथा हादसा। पांचवी कहानी पढ़ते हुए मैं अक्सर भीगा भीगा सा हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, उदास हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, अफसोस से घिर जाता हूँ, मन रोने रोने को हो जाता है कि यही हमारे देश की आज़ादी के बाद, इतनी सारी संपन्नता समृद्धि के बाद में भी ये कहानी हमको सुननी थी, ये कहानी हमको पढ़नी थी। कहानी का शीर्षक है पांचवा पराठा। कहानी बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब हिंदी में दोपहर का भोजन, इससे बिल्कुल इसी भावभूमि पर लिखी हुई कहानी है। दोपहर का भोजन जैसी कहानी और पांचवा पराठा जैसी कहानियाँ जब तक हम पढ़ते रहेंगे, जब तक लिखी जाती रहेंगी और हमको पढ़ने की ज़रूरत महसूस होती रहेगी, तब तक सोचना चाहिए कि हमारी सरकारों ने, हम सब ने क्या किया, हम सबको क्या क्या और कर लेना चाहिए ताकि ऐसी कहानियाँ न लिखी जाएं। ऐसी गरीबी की, दुख की कहानी, गरीबी भी ऐसी कि आप एक पराठे के लिए किसी को जान देनी पड़ जाए, ये बहुत दुखद है। छठी कहानी है 6 आने का टिकट। पुरानी कहानी है, हमारी भाषा के एक बड़े कथाकार, बड़े लेखक, जिनको अब संयोग से नई पीढ़ी के लोग उतना याद नहीं करते, उतना उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पुराने लोगों को पढ़े बिना, हमारी परंपराओं को ठीक से जाने बिना हम आधुनिक भी नहीं हो सकते। भगवती चरण वर्मा, उनकी ये कहानी मैंने इसीलिए चुनी। 6 पर और भी कहानियाँ मुझे मिल सकती थी, लेकिन 6 आने का टिकट मैंने इसीलिए चुनी कि हमको थोड़ा सा उस कहानी के बारे में भी अनुमान मिले, उस कहानी के बारे में भी हम जाने, जो आज़ादी के बाद नई कहानी और आज़ादी के बीच के दिनों में लिखी जा रही थी। वो कहानी, उस कहानी का तेवर कैसा था, उस कहानी का मिजाज कैसा था, ये देखने के लिए मैंने एक कहानी का चुनाव किया, जो कि भगवती चरण वर्मा की थी, 6 आने का टिकट। रोचक छोटी सी कहानी है, मज़ेदार कहानी है, छोटी छोटी मासूमियत, मतलब ये कहना चाहिए कि छोटी चोरी या छोटी चालाकी की मासूमियत की कहानी है कि लोग कैसे लोग थे जो कि छोटे छोटे धोखे देकर एक दूसरे को खुश होते थे। कोई बड़ा धोखा नहीं, कोई बड़ा नुकसान नहीं, कोई बड़ी बदमाशी नहीं, जैसी बड़ी बड़ी बदमाशियाँ आजकल हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि इतने लाख इतने करोड़ लेके फुर हो गए, वो सब नहीं। छोटी सी ये कि मैं मान लीजिए किसी मित्र के घर गया, मान न मान मैं तेरा मेहमान, और 10 दिन 20 दिन जबरन पड़ा रहा। पांचवा पराठा गिरिराज किशोर की कहानी है। मनोज जी, आपने बिल्कुल ठीक मुझे चेताया, गिरिराज किशोर की कहानी। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनका महान उपन्यास पहला गिरमिटिया हम सब पढ़ते हैं, हम सब उसको याद करते हैं, उनके और भी उपन्यास पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी कहानियों को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। वो भुला देने वाले कहानीकार नहीं हैं बल्कि उनके कोई प्रशंसक, उनके विशेषज्ञ कोई सुन रहे हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी भी कुछ अच्छी कहानियों का एक कायदे का चयन बनना चाहिए, ताकि उन्होंने बहुत कहानियाँ लिखी है। मुझे याद आता है उनकी 3 या 4 खंडों में उनकी समग्र कहानियाँ छपी है किसी एक प्रकाशन से। तो अगर उनकी 10, 12, 15, 20 अच्छी कहानियाँ चुनकर एक जगह रखी जाए और हम सब पढ़ें उनको, तो मालूम चले। ऐसे ही मुझे याद आता है हिंदी के एक बहुत महान कहानीकार, जिनको कि अब लोग उनको भी लगभग भूल ही गए हैं, शैलेश मटियानी, और पहाड़ के एक और दूसरे कहानीकार, महान कहानीकार विद्यासागर नौटियाल। इन दोनों के भी ऐसे ही चयन बनने चाहिए, इन पर बात की जानी चाहिए। ये क्या कि आप हर वक्त छबीला रंगबाज का शहर की चर्चा करते रहें, वो आ जाएंगे, आप हमको धमकाएंगे। प्रवीण जी, ये ठीक नहीं है, आप इतना मत धमकाया कीजिए, अच्छी बात नहीं है, जनता पर इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो भगवती चरण वर्मा की कहानी 6 आने का टिकट। उसके बाद है 7वें नंबर पर है 7 कोठरी। 7वें नंबर पर मुझे और भी कहानियाँ मिली थी, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ शीर्षक, लेकिन मृदुला जी की कहानी मैंने इसलिए नहीं चुनी केवल कि एक महिला की कहानी भी होनी चाहिए भाई। थोड़ा सब आजकल हम सब लोग देख के चलते हैं ना, हाँ थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा वो हो जाए ना,
सबको सबको जगह मिले, सबको बराबर की जगह मिले। नामवर जी कहते थे कि देना है तो आधा दो। ये क्या बात हुई, 10%, 20%, 30%? देना है तो आधा दो, बराबरी की बात करो। तो बराबरी की बात यहाँ हो नहीं पाई। मैं तो अपनी कहानियाँ अपनी अपनी शर्त पर कहानियाँ ढूंढ रहा था, तो उसमें मुझे मृदुला जी की, मृदुला गर्ग, चित्त कोबरा, जिनका उपन्यास हम सब लोग याद करते हैं, पढ़ते हैं, सराहते हैं, उनकी कहानी है सात कोठरी। और सात कोठरी का चुनाव मैंने क्यों किया, इस पर मैं जरा सा बोलता हूँ। असल में देखिए क्या है कि आधुनिक कहानी के आगमन के साथ में तमाम और बातें तो हुई, हम बहुत रैशनल हुए, यथार्थवादी हुए, हमने देश दुनिया की सारी समस्याओं के बारे में बात की, लेकिन जीवन में बहुत कुछ ऐसा भी है जिसको नहीं जाना जा सकता, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल अध्यात्म की ओर नहीं जा रहा, न मैं आपको भाग्यवादी बना रहा हूँ, लेकिन कुछ तो है जिसको न प्रकृति समझती है, न प्रकृति के कुछ रहस्य ऐसे हैं जिसको हम विज्ञान और तमाम लोग नहीं समझ सकते। तो जीवन में कुछ रहस्य, रोमांच बना रहना चाहिए। जीवन मतलब खाने का स्वाद तभी आता है जब थोड़ी चटनी भी हो, थोड़ा सलाद भी हो, थोड़ा मीठा भी हो, सब हो। ये क्या रोज रोज देसी घी का दाल बाटी चूरमा खाएंगे तो नहीं काम चलेगा। तो रत्नेश भाई, इसीलिए मैंने सात कोठरी का चुनाव किया कि उसमें रहस्य है। उस सात कोठरी वाली जो कहानी है वो हमारे उसका एक बहुत सुंदर पाठ स्त्रीवादी ढंग से हो सकता है, स्त्रीवादी व्याख्या उसकी हो सकती है। महिलाओं की हमारे समाज में जो स्थिति है वो हो सकती है, महिलाओं की हमारे समाज में जो स्थिति है उसको लेकर कहानी की व्याख्या बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन मैंने इस कहानी का चुनाव इसीलिए किया कि एक रहस्य और रोमांच की तरफ ले जाने वाली कहानी है। और भूलना नहीं चाहिए कि कहानी को पसंद करने के जो अनेक तत्व हैं उनमें से एक तत्व तो रहस्य रोमांच भी है ही है। और हिंदी के प्रारंभिक गद्य में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति और गोपाल राम गमहरी जैसे लोगों की, जैसे लेखकों की या जैसी किताबों की क्या स्थिति थी, क्या उनका सम्मान था, कैसे भूल सकते हैं हम? अपनी परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। तो सात कोठरी पढ़ने लायक कहानी है। मेरे सर याद दिला रहे हैं, पानू खोलिया को मैं भूल रहा हूँ। बिल्कुल मैं पानू खोलिया को नहीं भूल रहा हूँ। पानू खोलिया जी की कहानियाँ भी मैं आग्रह करूँगा सुनने वाले, अगर प्रकाशक मित्र लोग सुन रहे हैं तो उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि पानू खोलिया जी की कहानियों का भी एक चयन बनना चाहिए। पानू खोलिया ने अन्ना जैसी एक कहानी लिखी है जो कि हिंदी की कुछ लाजवाब कहानियों में से एक है। और मैं, जैसा कि मैं शुरू में ही कह रहा था कि अनेक दृष्टियों से चयन बनाए जा सकते हैं, बनाए जाने चाहिए, क्योंकि वो हम कहते हैं ना, 1000 फूलों को खिलने तो 1000 तरह से खिलने दो। क्यों हम एक ही तरह से फूलों को खिलने देने की जिद करते हैं? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अन्ना जैसी कहानी लिखने वाले पानू खोलिया जी की भी कहानियाँ हमको पढ़नी चाहिए। अगले कहानीकार, मेरे प्रिय कहानीकार असगर वजाहत, जिनकी कहानी है आठवां आश्चर्य। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या असगर वजाहत हिंदी के ऐसे कहानीकार हैं जो उर्दू के वो महान कहानीकार थे ना, टोबा टेक सिंह वाले। देखिए क्या मेरी याददाश्त को हो गया, मैं टोबा टेक सिंह लिखने वाले कहानीकार का नाम ही भूल गया, क्षमा कीजिए। और आप सोच सकते हैं कि क्या मुझ पर क्या बीत रही है। मंटो। क्या हिंदी के मंटो हो सकते हैं असगर वजाहत? तो मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन याद आता है कि असगर वजाहत ने जैसी चुटीली कहानियाँ लिखी है, जैसी ज़बरदस्त कहानियाँ लिखी है, उन्होंने जिस तरह की कहानियाँ लिखी है वैसी कहानियाँ किसी दूसरे कहानीकार ने नहीं लिखी। मैं याद दिलाता हूँ आपको, आपातकाल लगा हुआ था भारत में और लोग लिखने से डरते थे, तरह तरह की बंदिशें थी, पाबंदियाँ थी, पुलिस पकड़ती थी, तमाम सारी बातें थी। उस दौर में असगर वजाहत ने कहानियाँ लिखी। योजना तो थी 4 लोगों का कहानी संकलन एक साथ छपेगा, जिसमें मंगलेश डबराल, पंकज बिष्ट, असगर वजाहत और एक चौथे और कोई थे। लेकिन फिर बाद में जो भी कुछ हुआ, केवल असगर वजाहत और पंकज बिष्ट की कहानियाँ एक जिल्द में छपी, जिसका शीर्षक था अंधेरे से। उसमें पहली बार या क्या पहली दूसरी बार नहीं कहना चाहिए, उसमें असगर वजाहत ने जिस मुहावरे में कहानियाँ लिखी वैसी कहानियाँ, उस तरह की कहानियाँ, डंडा ज1 या ज2 जैसी कहानियाँ मैं याद कर रहा हूँ, जो अद्भुत कहानियाँ थी।
तो उनकी कहानी है आठवां आश्चर्य, जो कि अभी अभी हमारे इस दौर की कहानी है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत में एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है जो कि आप सब सुनेंगे। जी प्रवीण जी, स्विमिंग पूल गजब की कहानी है। और नंद भारद्वाज जी कह रहे हैं कि मुझे असगर वजाहत की तुलना मंटो से नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसा तो कर ही सकता हूँ कि मुझे याद आते हैं, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आठवां आश्चर्य का शुरुआती पैराग्राफ आपको सुनाता हूँ। लड़की खूबसूरत थी, इतनी कि अगर किसी छोटे शहर में होती तो किसी मंत्री पुत्र ने उसे उठवाने की कोशिश जरूर की होती, या उसके नाम पर 2-4 बार चाकू चलते। अगर नहीं तो कम से कम 150 कविताएं तो लिखी ही जाती, 1500 प्रेम पत्र मिलते। अगर बहुत बड़े शहर में होती तो फिल्मों और सीरियलों में काम के ऑफर मिल गए होते, विज्ञापन एजेंसियों के गुरु घंटालों ने डोरे डाले होते। साहित्य कला संस्कृति प्रेमियों से बच जाती तो रंगमंच और नृत्य वालों ने तो छोड़ा ही न होता। मतलब यह कि लड़की खूबसूरत थी, यात्रा में थी, और साथ उसका पति था, या हो सकता है होने वाला पति हो, या ये भी हो सकता है कि कभी न होने वाला पति हो। लड़की को देखकर सुरूर चढ़ता था, ऐसा जैसे एक छोटा पैग लगा लिया हो। लड़के को देखकर लगता था किसी ने छोटे पैग में नींबू निचोड़ दिया हो। तो कहानी पढ़िए आप, मज़ेदार कहानी है। कहानी वहाँ नहीं है जहाँ इस पहले पैराग्राफ को पढ़कर जो गुदगुदी सी कभी मन में आ जाती है, वो नहीं है। कहानी कुछ और कहती है। कहानी मज़ेदार है और हमारे असल में असगर वजाहत का लेखन इस कहानी के माध्यम से भी, और मैं अभी पिछले साल भर पहले एक उनका कहानी संग्रह आया था भीड़ तंत्र, में उससे याद करता हूँ। मुझे लगता है पिछले भूमंडलीकरण के बाद, या बल्कि ये कहें कि जो हमारा नया दौर है, नया ज़माना है, इस नए ज़माने के सबसे मकबूल कहानी संग्रहों में से एक भीड़ तंत्र है, जिसको हम देर तक याद करेंगे। जैसे हम निराला के कुछ कविता संग्रहों को कुछ खास संदर्भों में याद करते हैं, जैसे हम बच्चन जी के कुछ खास कविता संग्रहों को कुछ खास संदर्भों में याद करते हैं, या जैसे हम रेणु और निर्मल वर्मा के कुछ कहानी संग्रहों को कुछ खास संदर्भों में याद करते हैं। भीड़ तंत्र हमेशा याद किया जाएगा। आठवां आश्चर्य उस भीड़ तंत्र की एक तरह से ये कहना चाहिए कि उसकी पूर्व पीठिका है, जो समाज में घुस आए, समाज के चरित्र में, समाज के भीतर तक घुस आए, भ्रष्टाचार की तरफ कहीं न कहीं हमारा ध्यान खींचती है। और भी बहुत सारी बातें हैं, आप कहानी पढ़िएगा। 9 साल छोटी पत्नी, 9वें नंबर पर यह कहानी है। बड़ी मज़ेदार कहानी, बड़ी रोचक कहानी, हिंदी की सबसे मकबूल कहानियों में से एक, सबसे रोचक कहानियों में से एक, सबसे याद की जाने वाली कहानियों में से एक, बार बार पढ़ने लायक कहानियों में से एक, विवादित कहानियों में से भी एक। ममता जी को, मैं तो कल ही रात को सोच रहा था कि ममता जी को सुनना पड़ता होगा, अब तक भी सुनना पड़ता होगा कि ये आप पर लिखी है कहानी। मित्रों, ये नहीं करना चाहिए कि मैंने आपको चौथा हादसा में मूल पात्र बताए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम कहानी के पात्रों को वास्तविक जीवन में ढूंढने की कोशिश करें। रविंद्र कालिया की कहानी है ये, 9 साल छोटी पत्नी। और कल ही रात को मैंने ममता जी की एक किताब में पढ़ रहा था, कितने शहरों में कितनी बार, जिसमें उन्होंने बताया कि जब ममता जी का प्रेम शुरू हुआ था रविंद्र कालिया जी से, उससे पहले ही ये कहानी लिखी जा चुकी थी। तो बहरहाल ये कोई सफाई नहीं है, लेकिन ये नहीं हमको आरोपित करना चाहिए कि निजी संबंधों को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो असल में इधर से मेरे पास नोटिस आते जा रहे हैं। मेरी छोटी बिटिया मुझे समय की चेतावनी दे रही है। एक चीज मैं दिखा देता हूं जो आप सब लोगों को देख के अच्छा लगेगा। हमने सुना गुड, तो ये बहुत अच्छा। वो जानती है कि पता नहीं पापा अंग्रेजी समझ पाए ना समझ पाए, तो उसने इसीलिए हिंदी में भी साफ लिख दिया। उससे शाबाशी मिल गई, इसका मतलब वो सुन रही है और उसको अच्छा लग रहा है। तो 9 साल छोटी पत्नी स्त्री पुरुष संबंधों की के लिहाज से हिंदी की सबसे अच्छी कहानियों में से एक है। एक ऐसा कैरेक्टर हमको हिंदी में मिलता है कहानी के इस कहानी में, पुरुष कैरेक्टर जो पति है, कुशल जिसका नाम है। कुशल के रूप में एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो कुंठित नहीं है,
आम तौर पर होता यह है कि अगर किसी पति को, किसी हिंदुस्तानी पति को अपनी पत्नी के पुराने प्रेम प्रसंगों के बारे में ज़रा सी भी आहट भी मिल जाए, भनक भी लग जाए, ध्वनि भी आ जाए, कहीं से कोई संकेत भी मिल जाए, तो साहब फिर गृहस्थी टूटते देर नहीं लगती। लेकिन रविंद्र कालिया की ये कहानी बहुत, मैं इसे आधुनिक कहानी मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये अपने ज़माने के से भी आगे की कहानी है, जो कि अपने वक्त से अब हम देखते हैं ऐसे किस्से में हम सुनते हैं कि जब सहृदयता से पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के संबंधों को आदर के साथ, प्रेम के साथ, हर्ष के साथ स्वीकार करते हैं, मैच्योरिटी के साथ स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रविंद्र कालिया जी की ये कहानी इस संदर्भ में याद करने लायक कहानी है, जिसने स्त्री पुरुष संबंधों को एक ईमानदार, नैतिक अनैतिक नहीं, ईमानदार और परिपक्व दृष्टि से देखने की प्रस्तावना की थी। अब साहब हुआ ये था कि जब कहानी की ये पांडुलिपि, या ये कहना चाहिए कि कहानियों के नाम मैंने जमा कर लिए थे, तो 10वें नंबर पर आके मैं अटक गया। मुझे 10 नंबर पर कोई कहानी नहीं मिल रही थी। तो कहने को मतलब होता ही है ना कि जब आप थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हार जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, तो आपको रास्ता नहीं मिलता, आप क्या करें। मैं ऐसा तो आप कर नहीं सकते ना कि, और ऐसा है भी नहीं कि आपके पास हिंदी के तमाम कहानीकारों के तमाम संकलन हो जिनमें आप 10 नंबर की 10 पर लिखी हुई कोई कहानी आपको मिल जाए, आप खट से ढूंढ लें। तो साहब गुरु और मित्र ही ऐसे होते हैं जो कि आपको संकट में बचाते हैं। तो मैं जब संकट में घिरता हूँ, मैं अपने गुरु भी हैं वो और मित्र भी हैं, प्रातः स्मरणीय हिमांशु पंड्या, उनको याद करता हूँ। तो हिमांशु पंड्या जी से मैंने एक बार ये निवेदन किया कि सर ये मुसीबत आ गई है, आप बताइए क्या किया जाए। अरे है ना। मैंने कहा क्या है? तो अरे मिल गई बॉस, मिल गई। मैंने कहा क्या मिल गई? तो बोले 10 दिन का अनशन, परसाई जी की कहानी, खट ले लो, सोचो ही मत, ले लो। साहब मैं गया, परसाई जी की रचनावली मैंने देखी, ढूंढी, 10 दिन का अनशन कहानी बिल्कुल थी, और मैंने कहानी पढ़ी, मज़ेदार कहानी। और फिर ये देखिए, किताब के लिए भी ज़रूरी था कि परसाई जैसा रचनाकार इस किताब में मुझे मिल रहा है, मेरी इस योजना को आगे बढ़ा रहा है। इससे ज़्यादा मेरे लिए सुख की, खुशी की बात क्या हो सकती है, जो कि जिनको हम सब लोग प्रेमचंद के बाद हिंदी का सबसे बड़ा गद्यकार मानते हैं, जिनके जी मनोज जी, हिमांशु पंड्या, प्रातः स्मरणीय हिमांशु पंड्या, तो उन्होंने मुझे ये कहानी सजेस्ट की। मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका एहसान मानता हूँ। और वैसे हम सब लोग जानते हैं कि मित्रों और शिक्षकों और गुरुजनों के ऋण कभी भी चुकाए नहीं जा सकते। तो ये साहब 10 दिन का अनशन है, 10 दिन तक एक सज्जन है या एक दुर्जन है जो अनशन कर रहे हैं, तो उनकी ये कहानी है। तो 13 जनवरी, मतलब वो ये नहीं, 1 2 3 तीसरे दिन या चौथे दिन के अनशन की रिपोर्ट मैं आपको सुना देता हूँ, फिर इस कहानी पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। 13 जनवरी की रिपोर्ट है। बन्नू भूख का बड़ा कच्चा है, आज तीसरे ही दिन कराहने लगा। बन्नू पूछता है, जयप्रकाश नारायण आए? मैंने कहा वे 5वें या 6ठे दिन आते हैं, उनका नियम है, उन्हें सूचना दे दी है। वह पूछता है, विनोबा ने क्या कहा है इस विषय में? बाबा बोले, उन्होंने साधन और साध्य की मीमांसा की है, पर थोड़ा तोड़कर उनकी बात को अपने पक्ष में उपयोग किया जा सकता है। बन्नू ने आंखें बंद कर ली, बोला, भैया जयप्रकाश बाबू को जल्दी से बुलाओ। आज पत्रकार भी आए थे, बड़ी दिमाग पच्ची करते रहे। पूछने लगे, उपवास का हेतु कैसा है, क्या वह सार्वजनिक हित में है? बाबा ने कहा, हेतु अब नहीं देखा जाता, अब तो इसके प्राण बचाने की समस्या है। अनशन पर बैठना इतना बड़ा आत्म बलिदान है कि हेतु भी पवित्र हो जाता है। मैंने कहा, और सार्वजनिक हित इससे होगा। कितने ही लोग दूसरे की बीवी छीनना चाहते हैं, मगर तरकीब उन्हें नहीं मालूम। अनशन अगर सफल हो गया तो जनता का मार्गदर्शन करेगा। मित्रों, निजी जीवन में भी कैसे कैसे भ्रष्टाचार होते हैं। परसाई जी तो इसीलिए बड़े व्यंगकार थे, इसीलिए बड़े गद्यकार थे कि उन्होंने जीवन में जहाँ कहीं उन्हें बुराई नज़र आई, उन्होंने उसकी बखिया उधेड़ी है, खूब बखिया उधेड़ी है। तो परसाई जी की ये कहानी, परसाई जी का समूचा लेखन अमर है, उनको बार बार पढ़ना चाहिए, उनको उनकी रचनाओं को समझना चाहिए, वो क्या लिख के गए उस पर बात करनी चाहिए। तो परसाई जी की ये कहानी, भंवर जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं जी प्रातः स्मरणीय हिमांशु पंड्या जी के आशीर्वाद से मुझे ये कहानी मिली, ये कहना चाहिए मुझे।
अंतिम कहानी है 11 वर्ष का समय। अंतिम कहानी तो मेरे मित्र और परिचित और हम सबके जाने माने फिल्मों में लिखने वाले और कहानीकार गौरव सोलंकी की भी हो सकती थी, 12वीं ए के लड़के। लेकिन मुझे लगा कि ये एक ठीक सीक्वेंस बन रही है कि माधवराव सप्रे से शुरू होकर रामचंद्र शुक्ल पर कहानी की ये किताब ख़त्म हो। हिंदी की शुरुआती कहानी है, कैसे इसमें भी स्त्री पुरुष संबंध आए हैं, रहस्य और थोड़ा सा रोमांच पैदा करने की कोशिश की है। आप प्रेमचंद या यशपाल या निर्मल वर्मा या अज्ञे या और बड़े जो हमारे कहानीकार हैं उनसे अगर इस किताब की इस शुक्ल जी की इस कहानी की तुलना करें तो ये ठीक नहीं होगा। पुरानी कहानी है, इसे हिंदी की शुरुआती कहानी का किसी भी भाषा या साहित्य के शुरुआती लेखन का जो महत्व हो सकता है वो इस कहानी का भी है। तो यही सब इस किताब की कहानियाँ थी जिनके बारे में मुझे आपको बताना था और कुछ ये बात करना मैं चाहता था कि कैसे हिंदी में, या ये कहना चाहिए कि किस किस तरह से कैसे कैसे चयन हम कर सकते हैं, कैसे कैसे चयन हुए हैं, कैसे कैसे चयन किए जाने की ज़रूरत हम महसूस करते हैं, हमको उस पर बात करनी चाहिए। इसी के निमित्त आज का ये लाइव राजपाल एंड सन्स ने मुझे करने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि कुछ रोचक बातें संभवतः मेरे इस पूरे बातचीत के दौरान आपको सुनने को मिली हो, न मिली हो तो मैं क्षमा मांग सकता हूँ, क्षमा मांग लेता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ आखिर में कि देखिए, अगर हम लोग पाठक हैं तो हम केवल दूर बैठ के दुख का मजा न लें, हम सक्रिय भागीदारी करें। मैं कभी कभी अपने मित्रों से मजाक में कहता हूँ कि एक तरफ तो हम हिंदी में प्रतिक्रियावाद से दुखी रहते हैं, और कैसा ये प्रतिक्रियावादी समय है कि कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देता। लेखक खुद ही अपनी रचनाओं का गुणगान करता है, लेखक खुद ही अपनी किताबों के फेसबुक पर कवर लगाता है। वो तो भाई अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कहिए। अब मैं ये कहता हूँ मेरे सारे पाठकों को, मेरे सारे मित्रों को, शुभचिंतकों को, नई पीढ़ी के नौजवानों को, नीरज आ गए हैं और भी दूसरे जो मेरे कुछ विद्यार्थी भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, आशीष जो कि किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, और भी अनेक लोग नज़र आ रहे हैं। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप सब लोग जैसा महसूस करते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा बताइए। अगर हम सब लोग मिलकर अपनी भाषा के लिए काम नहीं करेंगे, अपने साहित्य के लिए काम नहीं करेंगे, इसे रोचक बनाने के लिए, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए हम सक्रिय हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो आप मान लीजिए कि हम हिंदी की लड़ाई नहीं जीत सकते। और हिंदी की लड़ाई जीतने के लिए साहित्य केवल एक इतना सा काम करता है, बाकी की लड़ाई तो हमें समाज विज्ञान और दूसरे इलाकों में लड़नी है। तो लेकिन अगर हम हिंदी की लड़ाई साहित्य की दुनिया में भी ठीक तरीके से नहीं लड़ते हैं तो मित्रों, हमारी भाषा, हमारे साहित्य को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। मैं मजाक में अपने छात्रों से कहता हूं कि हमारे देश की समस्याओं को दूर करने के लिए अमेरिका वाले नहीं आएंगे, हमें ही मिलकर अपने देश के लिए सोचना होगा, अपने देश के लिए काम करना होगा। ठीक वैसे ही मैं कहता हूं कि अपने साहित्य के लिए भी, अपनी संस्कृति के लिए भी, अपने तमाम जो भी बातें हैं उन सब के लिए हमको सोचना चाहिए, कहना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। हमको सार्थक हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर हम सार्थक हस्तक्षेप करेंगे, हम लगातार प्रकाशकों को, संपादकों को, संस्थाओं को, अकादमियों को, विश्वविद्यालयों को, विभागों को, अध्यापकों को, लेखकों को हम अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएंगे। शालीन ढंग से हम अपनी बात लिखकर कह सकते हैं, कान में कह सकते हैं, मेल कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, 1000 तरीके हैं। तभी हिंदी का ये संसार, हिंदी की ये दुनिया और अधिक संपन्न होगी और अधिक सार्थक हम काम कर पाएंगे, हम सब लोग सार्थक काम कर पाएंगे। तो मित्रों, मुझे अनुमति दीजिए, अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी है तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस किताब पर कभी मौका लगे तो ध्यान दें। 1, 2, 3 राजपाल एंड सन्स ने इस किताब को छापा है, और ये जो पेज, जिस पेज से मैंने सारी बात की है, राजपाल एंड सन्स का जो ये पेज है, इस पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको न केवल इस किताब के बारे में बल्कि इस किताब जैसी दूसरी और अच्छी किताबों के बारे में आपको नियमित जानकारियाँ मिलती रहेगी, और हम सब लोग मिलकर अपनी भाषा, अपने साहित्य को
थोड़ा आगे बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, प्रणाम।